नमस्कार। आज हम रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेज के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बैक्टीरियोफेज यानी वे विषाणु जो जीवाणुओं पर अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, वृद्धि के लिए आश्रित रहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। लॉ 1953 के अनुसार बैक्टीरियोफेजेज है वो 3 स्टेजेस में पाए जाते हैं, या बैक्टीरियोफेजेज की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली, एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन यानी इन्फेक्शियस पार्टिकल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन कहलाता है। दूसरा है वेजिटेटिव फेज, अर्थात इस तरह के जो फेज हैं उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो जिस बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उसके अंदर प्रविष्ट होकर वहां पे अपना सतत मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और ये लाइटिक साइकिल का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इन्हें लाइटिक फेजेज भी कहा जाता है, जैसे T2 और T4। दूसरी प्रकार से इन्हें वायरुलेंट फेजेज भी कहते हैं। तीसरे फेजेज हैं प्रोफेज, यानी इस तरह के जो जीवाणु भोजी हैं उनका अनुवांशिक पदार्थ जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ से समाकलित होकर, इंटीग्रेट होकर जीवाणु के साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इस तरह के जो फेज पार्टिकल्स हैं वो प्रोफेज कहलाते हैं। आज हम बैक्टीरियोफेज T2 और T4 के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन विभिन्न प्रावस्थाओं में होता है। सबसे पहली प्रावस्था जिसे अपन एड्जॉर्प्शन और अधिशोषण फेज भी कहते हैं। इस प्रावस्था में जो बैक्टीरियोफेज है वो पोषक जीवाणु की कोशिका पे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं उनकी पहचान टेल फाइबर्स के द्वारा की जाती है, और जिस बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जो बैक्टीरियोफेज हैं, अगर वो रिसेप्टर प्रोटीन्स उस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पे पाई जाती है तो फेज पार्टिकल वहां जाके स्थापित हो जाते हैं, और इस अवस्था को एड्जॉर्प्शन फेज कहलाते हैं। दूसरी जो अवस्था है उसमें ट्रांसफर ऑफ फेज डीएनए इन द होस्ट सेल, और इट इज आल्सो नोन एज पेनिट्रेशन फेज। इस अवस्था में बैक्टीरियोफेज एड्जॉर्प्शन के पश्चात अपने आप को जीवाणुवीय कोशिका में पर स्थापित कर लेता है, तथा जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में बताया कि जो इसकी बैक्टीरियोफेज की टेल है वो 200 कैप्सोमियर्स की बनी होती है, तथा यहाँ की जो प्रोटीन है उसकी यह खासियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, यानी संकुचनशील होती है। तो वहां पे स्थापित होने के पश्चात यह जो टेल फाइबर की प्रोटीन्स है वो संकुचित होती है, तथा इसके अंदर जो कोर ट्यूब है, सेंट्रल ट्यूब जो कोर कहलाती है, वो इंजेक्शन की भांति, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रोटीन्स की पहचान करके यहाँ पे ये अपने आप को स्थापित कर चुका है। ये जो नीचे की जो कील्स हैं इसकी बेस प्लेट की, वो यहाँ पे चिपक गई है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन करने वाली प्रोटीन्स है, टेल प्रोटीन्स, जो 200 कैप्सोमियर्स के द्वारा बनी हुई होती है, ये यहाँ पे जाके संकुचित होती है। संकुचित होती है तो जो सेंट्रल कोर है वो कोर संकुचित नहीं होती, वो दृढ़ रहती है, रिजिड होती है, तो एक इंजेक्शन की तरह इसे पेनिट्रेट करती है, और पेनिट्रेशन के कारण जो होल बनता है, क्योंकि इसमें पहले मैंने बताया ग्लाइसोजेनिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, तो उनके एंजाइम्स के द्वारा ये पोषक की दीवार में छिद्र कर देती है, और इस छिद्र के माध्यम से जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो पोषक कोशिका में प्रवेश कर जाता है, और ये जो प्रावस्था है ये ट्रांसफर ऑफ फेज डीएनए इन होस्ट सेल और पेनिट्रेशन फेज कहलाती है। आगे के कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम इनकी और जो विभिन्न प्रावस्थाएं हैं उनको जानेंगे। अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से जीवाणु भोजी की लाइटिक साइकिल के विभिन्न चरणों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि
सबसे पहला चरण है इसमें इन्फेक्शन और संक्रमण। संक्रमण के में दो चरण आते हैं, एक एड्जॉर्प्शन तथा दूसरा ट्रांसफर ऑफ फेज डीएनए इन दी होस्ट सेल, अर्थात जीवाणु भोजी के डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरण तथा अधिशोषण जीवाणु भोजी का पोषक की कोशिका भित्ति पर, यह दोनों मिलकर इन्फेक्शन कहलाते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जीवाणु भोजी के डीएनए का पोषक की कोशिका में स्थानांतरण होता है, यही मुख्य रूप से इन्फेक्शन का चरण है। एक बार डीएनए के स्थानांतरण के पश्चात जो फेज पार्टिकल है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति पर चिपका हुआ रहता है तथा इसे घोस्ट कहते हैं। और मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि जो जीवाणु भोजी का डीएनए है वो टेल शीथ की फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर करता है, अर्थात उसकी संकुचनशीलता के कारण जो कोर है वो जीवाणु भोजी से बैक्टीरिया की कोशिका में प्रविष्ट हो जाती है। इसी के माध्यम से जीवाणु भोजी का डीएनए वो बैक्टीरियल कोशिका में पहुंचता है। जो ही फेज डीएनए बैक्टीरियल कोशिका में या पोषक की कोशिका में पहुंचता है और इसके पहुंचते ही जो जीवाणु भोजिका का फेज है वो जीवाणु कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण तंत्र को नियंत्रित कर लेता है, जिसके कारण जीवाणुवीय प्रोटीन्स का संश्लेषण रुक जाता है तथा ये फेज पार्टिकल्स के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। फेज डीएनए का रेप्लिकेशन सामान्य डीएनए के रेप्लिकेशन की तरह ही अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है, जिससे फेज डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। अर्थात जो फेज का डीएनए है वो फेज डीएनए के संश्लेषण में टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। उसी टेम्पलेट पे बार बार फेज डीएनए का निर्माण होता है तथा जो अन्य यानी फेज डीएनए पे जो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो बनता है, वो वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए को संश्लेषित करता है तथा उसके द्वारा ये पोषक कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जो आगे जाके जो जीवाणु भोजी का प्रोटीन कोट है और टेल शीथ है के निर्माण में सहायक होती है। तथा ये प्रोटीन्स हैं जो एमआरएनए के द्वारा संश्लेषित होती है, ये लेट प्रोटीन्स कहलाती है। और इस प्रक्रिया के अंत में एक तो डीएनए बनता है तथा दूसरा लेट प्रोटीन्स का निर्माण होता है और इन लेट प्रोटीन्स को फेज लाइसोजाइम भी कहते हैं। अब आगे जाके देखेंगे कि एक बार जीवाणु कोशिका में वायरल डीएनए के द्वारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तथा उसके टेम्पलेट पे बनने वाले एमआरएनए के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, ये असेंबल होती है और असेंबल के द्वारा ये पूर्ण रूप से एक बैक्टीरियोफेज का निर्माण करती है। इस चरण में भी जो घोस्ट है वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर चिपका हुआ रहता है। प्रोटीन वे न्यूक्लिक एसिड जो इससे पहले के चरण में अलग अलग बनते हैं वो यहां आकर असेंबल्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस कारण इस चरण को असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल भी कहा जाता है। जैसा कि यह चरण है, इसमें सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का संघनन होता है यानी कंडेंसेशन होता है और उसके कंडेंसेशन के पश्चात जो प्रोटीन्स है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा होकर हेड का निर्माण करती है और फिर टेल प्लेट, कोर शीथ
आदि का निर्माण होता है और अंत में है वो टेल फाइबर का निर्माण होता है। और टेल फाइबर का निर्माण होने के पश्चात ये पूर्ण रूप से एक बैक्टीरियोफेज बन जाता है और एक बैक्टीरियल कोशिका में लगभग पूरा जो चक्र है बैक्टीरियोफेज के निर्माण का, पेनिट्रेशन से लेकर नए फेज पार्टिकल के निर्माण का, उसमें 30 से 90 मिनट का समय लगता है तथा इस पूरे चक्र में प्रत्येक कोशिका में लगभग 200 फेज पार्टिकल्स और जीवाणु भोजी बन जाते हैं। इन बने हुए जीवाणु भोजियों को अब कोशिका से मुक्त होना आवश्यक है और इस कोशिकाओं से मुक्त कब होंगे ये, इन कोशिकाओं से, कि इनकी कोशिका की भित्ति है वो लाइज्ड हो जाए और कोशिका भित्ति टूट जाए और कोशिका पूरी विकसित हो जाए। इसी के कारण इन्हें लाइटिक फेज भी कहते हैं। और डीएनए के द्वारा एक एंजाइम बनता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। इसके कारण ये कोशिका भित्ति है वो टूट जाती है और कोशिका भित्ति के टूटने के कारण ये जीवाणु भोजी है वो वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवाणु भोजी के डीएनए के संक्रमण से और जीवाणु भोजी पूर्ण रूप से विकसित होकर मुक्त होने के ये जो 4 चरण है ये लाइटिक साइकिल के चरण है। और इन चरणों को जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके, उनके द्वारा भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण तो यह है डीएनए ऑफ फेज और वायरॉन डजंट कंटेन ऑल द जीन्स नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज। अर्थात इसके डीएनए में नए फेज पार्टिकल के संश्लेषण के लिए आवश्यक जीन नहीं होते, बट द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस आर प्रेजेंट इन इट्स डीएनए। लेकिन वायरल के जो संरचनात्मक घटक हैं उनको बनाने वाले जीन है उनका नियंत्रण करने के लिए इनके पास जीन उपस्थित होते हैं। अर्थात पोषक में भी वो जीन है तो उनका उपयोग करके उनको नियंत्रित करके ये वायरस के घटक बनाने में सक्षम होता है। दूसरा, जो एंजाइम से प्रोटीन संश्लेषण के लिए, राइबोसोम बनाने के लिए, टीआरएनए बनाने के लिए और कोशिका में एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि जो पेनिट्रेशन का जो पद है उसमें जो कोर शीथ है वो संकुचित होती है, वहां पे एनर्जी की आवश्यकता होती है। अतः पेनिट्रेशन में एनर्जी भी उपयोगी है। इन संश्लेषण के लिए जो एंजाइम्स है वो पोषक की कोशिकाओं से ये उपयोग में लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्फेक्शन से लेके और अपीयरेंस ऑफ न्यू फेज पार्टिकल, यानी संक्रमण से लेके और नए फेज पार्टिकल के बनने की प्रक्रिया है उसे इक्लिफ पीरियड कहते हैं। और इन्फेक्शन से लेके और बैक्टीरियल जो कोशिका भित्ति है उसके विघटित होने की जो समय सीमा है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। इस प्रकार आज के इस लेक्चर के द्वारा, इस व्याख्यान के द्वारा हम वायरसेस में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियोफेजेस में उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले मैंने बताया 2 पदों के द्वारा होता है, एक लाइटिक साइकिल, दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल। तो आज हमने लाइटिक साइकिल जीवाणु भोजियों में कैसे संपन्न होती है उसके बारे में जाना। आगे के व्याख्यान में लाइसोजेनिक चक्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।